जय हिंद। आज का टॉपिक है अंग्रेज का मैसूर से संबंध। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है, समझते हैं। 1565 में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का क्या नाम रहता है? तो तालीकोटा का युद्ध। उस युद्ध का क्या नाम रहता है? तालीकोटा का युद्ध। और तालीकोटा का जो युद्ध होता है वो किसके बीच होता है? तो होता है विजयनगर साम्राज्य और ब्राह्मणी साम्राज्य के बीच होता है। कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध। और ये होता कब है? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है। ओके, और यही युद्ध को जो है राक्षस तगरी का युद्ध बोला गया है, या बिना घट्टी का युद्ध बोल सकते हैं। तो राक्षस तगरी का युद्ध बोलेगा तो किसे बोलेंगे? तो यही तालीकोटा का युद्ध होता है। और तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर और ब्राह्मणी के बीच होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझने का प्रयास करिएगा। इसी युद्ध के बाद एक राजा होता है। ठीक है, जिस राजा का क्या नाम होता है? वेंकट द्वितीय। ठीक है, वेंकट द्वितीय। और इसी के समय जो है मैसूर राज्य में एक वंश की स्थापना हो जाता है। मैसूर राज्य में एक वंश की स्थापना होता है। ठीक है, अब वो कौन सा वंश होता है? तो वाडियार वंश होता है। और वाडियार वंश का संस्थापक कौन होता है? तो वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय जो है वाडियार वंश का संस्थापक हो जाता है। ओके, आगे है तो वाडियार जो है ये वेंकट जो द्वितीय जो है इसका संस्थापक हो जाता है। इसका जो है संस्थापक हो जाता है कौन? तो वाडियार वंश का संस्थापक कौन होता है? वेंकट द्वितीय। ओके, और 18वीं सदी में, 18वीं सदी बोलिए कि 18वीं शताब्दी बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो 18वीं सदी में, ठीक है, मैसूर का एक राजा होता है। मैसूर का एक राजा होता है जिसका क्या नाम रहता है? चिक्का। ठीक है, चिक्का कृष्णराज। मैसूर का एक राजा होता है कि चिक्का कृष्णराज। इसके दरबार में जो है मतलब 2 मंत्री रहा करते थे। इसके दरबार में 2 मंत्री रहते थे। और वो 2 मंत्री का क्या नाम रहते थे? तो 2 मंत्री का जो नाम है वह है देवराज और नंजराज। ठीक है, देवराज और नंजराज, ये 2 मंत्री रहा करते थे। किसके दरबार में? चिक्का कृष्ण के दरबार में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है ब्राह्मणी साम्राज्य, ठीक है, ये विजयनगर का ही एक भाग होता है। ठीक है, ब्राह्मणी साम्राज्य जो है विजयनगर मतलब ब्राह्मणी साम्राज्य और तालीकोटा के बीच जो युद्ध होता है, ब्राह्मणी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो युद्ध होता है, तो विजयनगर का ही एक भाग होता है जिसका नाम होता है मैसूर। ठीक है, और इसी मैसूर में एक राजा उभर के आता है जिसका नाम होता है हैदर अली। ठीक है, जिसका नाम रहता है हैदर अली। ओके, तो अब हम हैदर अली पे फोकस करते हैं। तो हैदर अली का जो जन्म होता है ये 1722 ईस्वी में इसका जन्म होता है। ओके, कहाँ पे? तो मैसूर के कोलार नामक जिले में इसका जन्म हो जाता है। ओके, और इसके पिता का नाम अगर आपसे बोलेगा तो क्या बोलेंगे? इसके पिता का नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो वो हम आगे आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे है इसके पिता का नाम, फतेह मोहम्मद मसूर। फतेह मोहम्मद मैसूर इसके पिता का नाम होता है। किसके पिता का नाम? हैदर अली के पिता का नाम फतेह मोहम्मद मैसूर। ठीक है, तो फतेह मोहम्मद जो मैसूर होते हैं ना, ये नंजराज के सैनिक, तो नंजराज के दरबार में सैनिक रहा करते थे। ठीक है, कौन? फतेह मोहम्मद मैसूर। ठीक है, ये नंजराज के दरबार में सैनिक रहा करते थे, सैनिक के रूप में काम किया करते थे। ठीक है, अब फतेह मोहम्मद मैसूर जो थे वो कौन थे? तो हैदर अली के पिता होते थे। ठीक है, हैदर अली के पिता रहते हैं। तो ये जो है नंदराज के सैनिक के रूप में अपना काम करने लगते हैं। ओके, उसके बाद जो है नंदराज जब दरबार में सैनिक के रूप में काम करते हैं ना, उसके बाद जो है उसके पिता के बाद जो है फतेह मोहम्मद मैसूर के बाद जो है उसका जो बेटा आता है हैदर अली, वो भी जो है इसके दरबार में काम करना स्टार्ट कर देते हैं सैनिक के रूप में। ठीक है, फिर नंजराज जो है हैदर अली से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि उस किले का, इसका जो किला होता है नंजराज, उस किले का उसे क्या बना दिया जाता है? तो फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, उस किले का फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है, फौजदार बना दिया जाता है। ओके, किसे? तो हैदर अली को। कब? तो 1755 ईस्वी में इसे किला की निगरानी के लिए जो है मतलब फौजदार नियुक्त कर देता है। ठीक है, कब? तो 1755 ईस्वी में। ओके, और फिर 1761 ईस्वी में जो है ये मैसूर का शासक बन जाता है। मैसूर का शासक बन जाता है। यहाँ से फोकस करिएगा आप लोग। मैसूर का शासक कब बनता है हैदर अली? तो 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बन जाता है। ये इसका मैसूर का वर्तमान नाम अब क्या है?
अभी वर्तमान नाम क्या है मैसूर का? तो कर्नाटक। और मैसूर से जो कर्नाटक किया है ये कब किया था? तो 1973 में, ठीक है। मतलब कि मैसूर का वर्तमान नाम क्या है? कर्नाटक है, और इसका नाम बदल के कब किया था कर्नाटक? तो 1973 में इसका नाम बदल दिया गया था। पहले इसका नाम मैसूर था। ओके। और मैसूर का शासक बोलेगा तो 1761 में कौन बनता है? तो हैदर अली बनता है। ओके। उसके बाद जो है हैदर अली अपनी सेना, हैदर अली जो है अपनी सेना में, सेना के रूप में फ्रांसीसी सैनिक को लाता है, फ्रांसीसी सैनिक को नियुक्त करता है। इसका नियुक्त करने का पर्पस यही था कि जो भी फ्रांसीसी सैनिक है उससे कुछ कूटनीतियाँ सीखे भारतीय लोग, या फिर जो है शामिल करता है। ओके। और क्यों करता है शामिल? क्योंकि भारत के लोग को वो पंचायत तकनीक ज्ञान देने का काम करता है, कि ताकि फ्रांसीसी सैनिक को लाएंगे ना तो पंचायत तकनीक जो होता है फ्रांसीसी का, वो जो है भारतीय लोग को ज्ञान के रूप में वो दे, इसीलिए जो है वो उसे नियुक्त करता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं ध्यान से। उसके बाद जो है ये नियुक्त कर देता है। उसके बाद जो हैदर अली जो है ये क्या करता है? डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कौन करता है? तो हैदर अली करता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है हैदर अली अपनी राजधानी परिवर्तित भी करता है। हैदर अली अपनी राजधानी को परिवर्तन करता है, और राजधानी परिवर्तन करके कहाँ लाता है? तो मैसूर से श्रीरंगपट्टनम लाता है। मैसूर से श्रीरंगपट्टनम लाता है। पहले राजधानी मैसूर रहता है, लेकिन उसको राजधानी परिवर्तित करके श्रीरंगपट्टनम कर देता है। कौन? तो हैदर अली। ओके। उसके बाद फिर अगला शासक आता है जिसका नाम होता है टीपू सुल्तान। जिसका नाम क्या होता है? टीपू सुल्तान होता है। उसके बाद जो है ये गद्दी पे बैठ जाता है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान गद्दी बैठ जाने के बाद जो है बहुत अच्छा काम भी करता है। जैसे कि इसने क्या करता है? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है, जो कि हैदर अली जो थे, जो मैसूर से श्रीरंगपट्टनम राजधानी लाए थे, तो वही श्रीरंगपट्टनम राजधानी में, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है। कौन? तो वह लगवाता है टीपू सुल्तान। कौन लगवाता है? टीपू सुल्तान लगवाता है। ठीक है। टीपू सुल्तान जो होता है वो जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना रहता है। ठीक है। जैकोबियन क्लब का सदस्य बोलेगा कि इनमें से कौन सा शासक रहता है? तो हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान, तो आप क्या बोलेंगे? टीपू सुल्तान रहता है। ठीक है। जैकोबियन क्लब का सदस्य, तो जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन रहता है? टीपू सुल्तान रहता है। उसके बाद फिर अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 गो युद्ध होता है। अंग्रेज और मैसूर के बीच 4 गो युद्ध होता है। वो 4 युद्ध का नाम क्या होता है? जरूर जानते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध रहता है। ठीक है। और चारों युद्ध का हम क्रम भी देख लेते हैं, और चारों युद्ध के बारे में जो है हम ईस्वी भी जान लेते हैं। तो 4 गो जो युद्ध होता है, तो पहला जो युद्ध होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये होता कब है? तो 1767 से 69 देता है, याद रखिएगा। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेगा तो 1780 से 84, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में होता है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेगा तो 1790 से 92 में होता है। ओके। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेगा तो 1799 ईस्वी में होता है। प्रथम 1767 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92, चौथा 1799। ओके। इस तरह से 4 गो युद्ध होता है। किसके बीच? तो मैसूर और अंग्रेज के बीच ये युद्ध होता है। ठीक है। अंग्रेज और मैसूर के बीच जो होता है, कागो युद्ध होता है, 4 युद्ध होता है। टोटल युद्ध देख लिए। ठीक है। अब इस युद्ध से रिलेटिव जो है आपसे पूछ लेगा गवर्नर। ठीक है। तो पहला का गवर्नर जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब पहला कोई गवर्नर नहीं था। ठीक है। बाकी दूसरा से देखते हैं। दूसरा जो गवर्नर था 1784 से 80 के बीच में, ये वारेन हास्टिंग रहते हैं। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दूसरा आंग्ल युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो क्या बोलेंगे? वारेन हास्टिंग। और वारेन हास्टिंग जो होते हैं ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होता है। और बंगाल का पहला गवर्नर खाली बोलेगा तो क्लाइव बोलिएगा, क्लाइव। और गवर्नर जनरल बोलेगा पहला तो वारेन हास्टिंग होता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। यही जो है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर के रूप में ये काम करता है। ओके। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन रहता है? तो 1790 से 92 में कौन होगा? तो 1790 से 92 में कॉर्नवालिस आता है। ठीक है। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन होता है? तो कॉर्नवालिस। कौन होता है? कॉर्नवालिस होता है। ओके। और चौथा
आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन रहता है? तो वो रहता है वेलेस्ली। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1799 में होता है, और 1799 के समय गवर्नर जनरल कौन होता है? तो वो होता है वेलेस्ली। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद जो है हैदर अली की मृत्यु होती है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। हैदर अली की मृत्यु कब होती है? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। ठीक है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछेगा टीपू सुल्तान के बारे में, एक पूछेगा हैदर अली के बारे में। जब हैदर अली का मृत्यु बोलेगा तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था, और टीपू सुल्तान का मृत्यु बोलेगा तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। ठीक है, यही देख लेते हैं। देखिए, हैदर अली की मृत्यु दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। टीपू सुल्तान के झंडे में टीपू सुल्तान के झंडे में किसका चिन्ह बना होता था? तो वो शेर का। टीपू सुल्तान के झंडे में शेर का चिन्ह बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, तो टीपू सुल्तान के झंडे में कैसा चिन्ह होता है? तो शेर का चिन्ह रहता है। और शेरे मैसूर किसे बोला गया है? तो शेरे मैसूर जो है टीपू सुल्तान को बोला गया। शेरे मैसूर किसे बोला गया है? तो टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर की संज्ञा दी गई है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है प्रमुख संधि होता है। ठीक है, प्रमुख संधि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रमुख संधि के रूप में कौन कौन संधि होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, संधि कौन होता है? तो 3 गो संधि होता है, 1 2 3, 3 गो संधि होता है। ये आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 3 गो संधि होता है, वो संधि के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहला संधि होता है मद्रास की संधि, दूसरा संधि होता है मंगलोर की संधि, और तीसरा जो होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। ठीक है, इस तरह से ये संधि भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध के समय संधि के बारे में अगर बोलेगा तो पहला संधि मद्रास की संधि, दूसरा मंगलोर की संधि, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सीक्वेंस आपको बताना है। ठीक है, सीक्वेंस आपको बताना है कि पहले इस तरह से पूछ लेगा मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, ये सीक्वेंस बोल देगा तो आप सीक्वेंस सजा लेंगे। ठीक है, मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा पता है? इस तरह से पूछेगा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुआ था? तो मद्रास की संधि हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुआ था? तो मंगलोर की संधि हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। और चौथा संधि होता क्या? चौथा संधि में टीपू सुल्तान की मृत्यु ही हो जाती है। तो चौथा संधि कहाँ से होगा? तो 3 गो संधि याद रखिएगा। पहला में मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलोर की संधि, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। ओके, और इसका ट्रिक के माध्यम से अगर याद रखना चाहते हैं तो मामा श्री याद रखिएगा। मो से मद्रास की संधि, फिर मो से मंगलोर की संधि, श्री से श्रीरंगपट्टनम की संधि। ट्रिक क्या बोले? मामा श्री, मामा श्री। ठीक है, मामा जी आते हैं घर में तो बोलते हैं ना मामा श्री बोलिए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी, तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं मामा श्री। तो मो से मद्रास की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मद्रास की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मद्रास संधि, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मंगलोर की संधि, और तीसरा आंग्ल मैसूर के समय श्रीरंगपट्टनम की संधि। ट्रिक क्या है? मामा श्री। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिख धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा आज इसमें डिफिनेशन देते हैं। एक्चुअली सिख धर्म के बारे में जो है हम कल की वीडियो में अच्छे से बताएंगे, थोड़ा सा हम डिफिनेशन दे के इस वीडियो को ऑफ कर देते हैं। देखिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन होते हैं? तो संस्थापक होते हैं गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक होते हैं। ओके, और सिख धर्म की नींव बोलेगा तो गुरु नानक ही नींव रखती है सिख धर्म की। गुरु नानक ही नींव रखती है सिख धर्म की। आगे जाके जो है गुरु नानक के शिष्य लोग जो हुए थे वो जो है सिख धर्म के संस्थापक के रूप में सिख धर्म के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो नींव कौन रखा था? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, जो कि पहले गुरु थे। सिखों के इतिहास, मतलब सिखों का जो इतिहास मिलता है, ठीक है, सिखों का इतिहास मिलता है तो सिखों के गुरुओं से सिखों का इतिहास मिलता है। कहने का अर्थ ये हो गया कि गुरु गोविंद सिंह कौन सा काम किए थे, हरगोविंद सिंह कौन सा काम किए थे। तो कहने का इतिहास के तौर पे सिखों के गुरु के इतिहास का स्रोत जो मिला है वो सिखों के गुरु से मिला है। ओके, टोटल जो गुरु हुए थे, टोटल जो है 10 गुरु हुए थे। 10वां गुरु कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह होता है। 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह होता है। और सिखों के ये अंतिम और लास्ट गुरु होता है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ही बोला था बाज टू मैनुअल राबा, इस तरह से बोला था ना। ठीक है, फरसा करा, ये सब गुरु गोविंद सिंह का ही देन है, वो हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद जो है
पहला गुरु क्या होता है, कौन होता है, तो गुरु नानक होता है। और गुरु नानक का जन्म कब होता है, तो गुरु नानक का जन्म होता है 1469 में। कहाँ होता है, तलवंडी में होता है। और तलवंडी कहाँ पड़ता है, तो तलवंडी पड़ता है पाकिस्तान में। तलवंडी कहाँ पड़ता है, तलवंडी पड़ता है पाकिस्तान में, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद जो है इसका मृत्यु बोलेगा तो मृत्यु हुआ था करतारपुर नामक जगह में। कहाँ पे, तो डेरा बाबा स्थान पे जो है इसका मृत्यु हुआ था। कहाँ पे हुआ था, डेरा बाबा स्थान पे इसका मृत्यु हुआ था, ठीक है, करतारपुर में। मृत्यु बोलेगा तो करतारपुर बोलिएगा। जन्म बोलेगा तो क्या बोलेंगे, तलवंडी में इसका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था, 1469 में, ठीक है। कहाँ पे, तलवंडी पड़ता है तो पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि 1469 में इसका जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था करतारपुर में, डेरा बाबा स्थान पे। और इसके पिता का जब नाम बोलेगा आपसे तो याद रखिएगा कालू जी। इसके पिता का क्या नाम रहता है, कालू जी। इसके गुरु नानक के पिता का नाम कालू जी रहता है, ओके। और इसके माता का जब नाम बोलेंगे तो क्या होता है, इसके माता का नाम तृप्ता, ठीक है। गुरु नानक के पिता का नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कालू जी। इसके माता का नाम बोलेंगे तो तृप्ता, ठीक है, तृप्ता, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसकी पत्नी आती है। इसकी पत्नी, शादी ब्याह हो जाने के बाद इसकी पत्नी आती है। इसकी पत्नी का क्या नाम रहती है, तो सुलक्षणी, ठीक है। कहते हैं ना कुलक्षणी बोलते हैं ना, तो अब सुलक्षणी, शुभ होता है सुलक्षणी। तो सुलक्षणी इसके ना पत्नी के नाम रहते हैं, ठीक है। सुलक्षणी इसके पत्नी के नाम रहते हैं, याद रखिएगा, ओके। और गुरु नानक का बोलेगा कि ये किस जाति से थे, तो वो खत्री जाति के थे, खत्री जाति के थे। चंद्रकांता के लेखक कौन है, देवकीनंदन खत्री है ना, तो खत्री जाति के कौन होंगे, गुरु नानक। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री। और खत्री जाति से कौन रिलेटिव थे, तो गुरु नानक जो थे वो खत्री जाति से थे, ठीक है। गुरु नानक को उपाधि भी रहता है, तो गुरु नानक को उपाधि का क्या नाम रहता है, तो हजरत रब्बुल मजीज, ठीक है। गुरु नानक की उपाधि का क्या नाम रहता है, हजरत रब्बुल महसीद, ठीक है, हजरत रब्बुल मजीज, ठीक है। हजरत रब्बुल मजीद जो है गुरु नानक की उपाधि का नाम रहता है, ओके। उम्मीद है कि आप लोग को पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।